मैं लोकमत पे गारंटी से कहता हूँ, एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा, एक भी कब्रिस्तान, एक दरगाह जो अभी इस्तेमाल हो रही है, सरकार उसको छीनने वाली नहीं है। 2013 में जब शाहनवाज हुसैन बोल रहे थे वक्फ बिल 2010 पे 30 मिनट बोले, तब शाहनवाज हुसैन जो कह रहे थे उसका जिस्ट ये था कि वक्फ की संपत्तियों को इंडिविजुअल लोगों ने भी कब्जा किया है। हाँ। और सरकारी एजेंसियों ने भी कब्जा किया है। हाँ। आपने राज्यवार हर एक एजेंसी का डाटा दिया कि किसने कितना कब्जा किया। ठीक है, ये ऑथेंटिक डाटा है, ऑथेंटिक डाटा पार्लियामेंट के फ्लोर पे किसी ने एतराज भी नहीं किया। आपने ये बात 2013 में कही। अब हम पिछले कुछ समय से एक नया नरेशन सुन रहे हैं। वो नरेशन है जो अभी आप भी बोल रहे थे कि वक्फ के लोग उठते हैं और किसी भी जमीन पे कहते हैं कि वक्फ की है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 2013 में जो शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि वक्फ की जमीनों को इंडिविजुअल्स भी कब्जा कर रहे हैं और सरकारें भी कब्जा कर रही हैं, या तो वो सही है, या जो अब नरेशन खड़ा किया जा रहा है कि वक्फ किसी भी जमीन पे दावा ठोक देती है, क्या सही है? सम्राट चौधरी हैं जो कि अभी बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ट्वीट है, कांग्रेस का खेल समझिए, उन्होंने वक्फ को सरकार से भी अधिक शक्तिशाली बनाया। वर्ष 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया, जिसमें वक्फ बोर्ड को कानून को दरकिनार कर अपनी मर्जी से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, एतराज किया था हमने, लेकिन वो उसका समर्थन किया, सरकार बहुमत में थी। अभी विपक्ष के लोग हैं, हमारे बिल पर सपोर्ट भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। बहुमत से पास होता, उस टाइम में बहुमत था, उन्होंने पास किया, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन तो पार्टी विरोध तो कर सकती थी ना, पार्टी ने समर्थन किया ऑन रिकॉर्ड नहीं। और अभी आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खेल किया, तो उस खेल में आप लोग भी शामिल हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन जी, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे तक हम लोग अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करेंगे, और ये इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं है, बातचीत है। दो बिहारी लोग जब आपस में मिलते हैं तो बतियाते हैं ना, तो वही बतियाना समझिए इसको। सबसे पहले शुरू करते हैं जो अभी वक्फ कानून को लेकर के जो कुछ सवाल उठ रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले जो सरकार है केंद्र में, उसकी तरफ ये सवाल उछल रहे हैं। और लेटेस्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल आखिरी सुनवाई में पूछे हैं। सबसे पहले तो यही है जो सरकार से पूछा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री क्यों हो रही है, क्योंकि दूसरे धर्मों से जुड़ी संस्थाओं में गैर मजहबी लोगों की एंट्री पर रोक है। देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, ये अच्छी नीयत से लाया गया फैसला है, और इस एक्ट में जो वक्फ करने का नीयत है कि इसको गरीब को फ़ायदा हो, मज़लूम को फ़ायदा हो, जो लोग बेवा हैं, विधवा हैं, उनको फ़ायदा हो, इसलिए तो वक्फ किया गया। लेकिन वक्फ जो इतनी लैंड बैंक कहिए, डिफेंस और रेलवे के बाद 3rd लार्जेस्ट लैंड बैंक वक्फ के पास है, लेकिन जिस कौम के लिए किया गया वो कौम को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो वक्फ, वो जो बोर्ड के अंदर मतवल्ली हैं, जो वक्फ बोर्ड के कमेटी में लोग हैं, वो अगर अच्छे होते तो क्यों लाया जाता? ये उन्होंने सिर्फ ज़मीन का खुर्द-बुर्द किया। ज़मीन, अगर एक मस्जिद है उसमें 20 दुकानें बना ली और 2-2 करोड़ की पगड़ी पे दे दिया, और अकाउंट में लिख दिया 2000, ताकि उसका फ़ायदा मुतवल्ली को तो मिल जाए लेकिन गरीब आदमी को ना मिले। तो और 2013 में जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया तो पार्लियामेंट में मैं था, और पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मैंने ही चर्चा की शुरुआत की। आप 13 मिनट बोले थे, वो भाषण अब भी है। वो 2010 में भी बोले थे और 2013 में भी बोले थे। 2013 में बोले थे, शायद लंबा ही है, 13 मिनट से ज़्यादा। 2013 वाला 13 मिनट का है। हाँ। और 2010 वाला तो मैंने नहीं देखा है। तो उसमें हमने कहा था कि भाई वक्फ की जो जायदाद है उसका कहाँ कहाँ दुरुपयोग हुआ है, वो सब डाटा मैंने दिया था। लेकिन कोई सरकार की नीयत ये थी कि हम वक्फ का ट्रिब्यूनल बना दें और ज़मीनों पर कब्जा कर लें। जो कब्ज़ा हुआ ज़मीन है उसको वापस कैसे मुस्लिम तक पहुँचे, गरीब मुस्लिम तक, ये नीयत नहीं थी। अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर इसमें जो ऐड किया गया उसमें कहा कि भाई आपका सवाल है कि गैर मुस्लिम लोग में क्यों, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा जी। तो देखिए, न मस्जिद कमेटी में गैर मुस्लिम होगा, न दरगाह कमेटी में गैर मुस्लिम होगा,
न ईदगाह कमेटी में गैर मुस्लिम होगा, न कब्रिस्तान कमेटी में गैर मुस्लिम होगा। लेकिन जहाँ स्टैट्यूटरी पावर है बोर्ड को, उसमें तो पहले से भी जो 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते थे वो नॉन मुस्लिम भी होते थे। अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड बना 2 MP को होना है तो कौन बनता था? वो मुस्लिम तो नहीं होते थे। अब ये कह देना कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आ जाएगा, गैर मुस्लिम आ जाएगा तो वक्फ की जायदाद को वो लूट लेगा, ये क्या सवाल है? इस देश में ज़मीन का मामला आपका हो तो आप कहाँ जाते हैं? CO के पास, DCLR के पास, DM के पास। आप मौलवी मौलाना साहब, आज बड़े बड़े जो हजरत साहब हैं, वो अपनी जायदाद का फैसला DM से कराएंगे, और जब वक्फ की जायदाद के लिए मुकदमा लड़ेंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ये तो अच्छी नीयत से किया गया है कि DM इसको हल कर देगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि भाई मंदिर की जो ट्रस्ट है, तो मंदिर वाले में तो मैंने कहा ना कि ये मस्जिद कमेटी में कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा, लेकिन जहाँ स्टैट्यूटरी पावर है उस वक्फ बोर्ड के अंदर 2 मेंबर डाले गए। तो कल हो गया आप कह देंगे जी DM हिंदू है, CM हिंदू है, PM हिंदू है। अब देश में तो सारे पद पे हिंदू समाज के लोग ही हैं, तो कल आपको कह देंगे नहीं जी हम देश में नहीं रहेंगे क्योंकि PM हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं है। तो ये तो कैसे होने तो लगा? धर्म के नाम पर ये देश बटा था। क्या संविधान में ये व्यवस्था है कि DM, CM और PM एक धर्म एक जाति का हो? अगर नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलकर, अगर वो अनाज दे रहे हैं 5 किलो तो सबको दे रहे हैं, अगर वो अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो सबको डाल रहे हैं, अगर वो आयुष्मान भारत का 5 लाख के इलाज की गारंटी दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने चश्मे से हिंदू और मुसलमान नहीं देखते, वो सबको एक नज़र से देखते हैं। इसलिए बिना बात के एक विवाद खड़ा कर देना वही उसी तरह का है जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में CAA के वक्त में आंदोलन चला और कहा गया किसान आंदोलन, किसानों के लिए बिल आया, उसमें भी आंदोलन चला, लेकिन सरकार को वापस लेना पड़ा था। CAA में तो मुसलमान शामिल था ना। हाँ। तो उसमें क्या किया गया? वो बिल क्या था? वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो धर्म के नाम पर गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लोग सताए जाते हैं, उनको भारत में जो आ गए उनको नागरिकता देंगे। वो कहाँ जाते? तो उनको नागरिकता देने वाला कानून था। क्यों हुआ शाहीन बाग? क्यों जमुना पार के सीलमपुर में झगड़ा हुआ, दंगा हुआ इतना बड़ा? क्यों हुआ जगह जगह धरना? और वो नागरिकता CAA लागू हो गया, एक मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, जो लोग CAA के नाम पे आपको भड़का रहे थे, वो आज आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे भड़का रहे। 2 साल में एक मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, फिर आंदोलन क्यों हुआ? और जो लोग आंदोलन में शामिल हैं उन पर मुकदमा चलना कि नहीं चलना चाहिए कि आपने देश को गुमराह किया, देश की इकोनॉमी का नुकसान किया, बड़े बड़े आंदोलन किए। अभी हम लोग कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मुसलमान, गरीब मुसलमान के लिए है, बेवा के लिए, विधवा के लिए। ये जो कुंडली मारकर लोग बैठे हुए हैं इनके खिलाफ है, आम मुसलमानों के लिए खिलाफ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी ने अच्छी नीयत से मुस्लिम भाइयों के हित में ये फैसला लेकर आए हैं, इसलिए मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए। देखिए, कांग्रेस हो या सपा हो या RJD हो या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, सब भड़काने का काम कर रही हैं। हम कोर्ट में भी जानते हैं ये मामला गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे, लेकिन ये वक्फ एक्ट पूरी तरह कोर्ट की भी मोहर लगेगी, ये हमारा यकीन है। चलिए, ये आपका यकीन है, हमारा काम सवाल पूछना है। एक और सवाल जो पूछा जा रहा है वो है कि वक्फ बाय यूजर को क्यों हटाया गया है नए संशोधन से? और उसमें ये लोग कह रहे हैं कि 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन का सील डीड नहीं है, तो ऐसे में वो क्या दिखा पाएंगे, कागज कैसे? अभी पूछ रहे हैं कोर्ट में, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि राम मंदिर हटाया गया है कि नहीं? वक्फ बाय यूजर को हटाया गया है? वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं गया है। उसमें कहा गया है कि भाई जो कुछ प्रॉपर्टी थी, जैसे दिल्ली में जब दिल्ली नोटिफाई हुई थी तो सारी मस्जिद, कब्रिस्तान सब नोटिफाई हो गई, तो 123 प्रॉपर्टी उससे अलग हुई, डी नोटिफाई करके सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दी, क्योंकि वो वक्फ बाय यूजर था, वक्फ उसका इस्तेमाल हो रहा था। तो खदशा ये बताया जा रहा है कि कल होकर सरकार कह देगी कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है और आपकी नमाज जो है बंद हो जाएगी। पार्लियामेंट के मस्जिद के बारे में भी कहा गया, ऐसा नहीं है।
मैं लोकमत पे गारंटी से कहता हूँ, एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा, एक भी कब्रिस्तान, एक दरगाह जो अभी इस्तेमाल हो रही है, सरकार उसको छीनने वाली नहीं है। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गारंटी है। दूसरा, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली कोई नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम नहीं होंगे, मोहतमीम कोई गैर मुस्लिम नहीं होंगे। जो वक्फ की जायदाद लोग, दरगाह कमेटी, मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, इसमें मुस्लिम ही रहेंगे, लेकिन प्रचार बहुत खिलाफ हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नया संशोधन आया है शाहनवाज जी, उसमें वक्फ व यूजर को छेड़ा गया है, वो उसी तरीके से है या हटा दिया गया? नहीं, कोई छेड़ा नहीं गया है। वो कहा गया है, देखिए वक्फ की जो जायदाद है, जो वक्फ व यूजर है, जो दरगाह मस्जिद बनी हुई है, उस पर कोई सरकार का इरादा नहीं है उसको लेने का। ये मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ। आप फिर नहीं बता रहे हैं, वो वक्फ व यूजर अभी है संशोधन में या अभी हटा दिया गया? हटाया क्या गया है? नहीं हटाया गया। नहीं, कहाँ हटाया गया है? अच्छा, लोग ऐसा कह रहे हैं, विपक्ष के नेता ऐसा कह रहे वो हैं। लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, एक मस्जिद, एक मदरसा, एक कब्रिस्तान नहीं लिया जाएगा। हाँ, जो वक्फ, जो ऐसा कहीं भी दावा कर देते थे किसी भी ज़मीन पे, शेड्यूल 5-6 की जो ट्राइबल की ज़मीन है, ट्राइबल की ज़मीन तो आप भी नहीं खरीद सकते, तो वक्फ कैसे हो सकती है? इसको हटाया गया। चलिए, अब एक सवाल और मेरा यहाँ ये है, जिस भाषण का हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो है कि भारतीय जनता पार्टी की यूट्यूब चैनल पे मुझे आपका भाषण मिलता है 2013 वाला। माफ करिएगा, पहले मैंने कहा कि 13 मिनट बोले, लेकिन 2013 में भी अब 30 मिनट बोले थे और बहुत अच्छा बोले थे। उसमें जब मैं वो पूरा भाषण सुन रहा था शाहनवाज जी, एक पार्ट को लोग वायरल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने वो पूरा भाषण लोग सुन नहीं, बहुत शानदार भाषण है, वो पूरा सुना है। और मैं कहूंगा कि हमारे दर्शक अगर चाहेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, डाल दीजिए आप। बिल्कुल डालूंगा मैं, क्योंकि उसमें गलतफहमी ये पैदा की जा रही है, जो मैंने लास्ट लाइन बोला कि वक्फ की जायदाद पर जितने नाजायज कब्जे हैं, चाहे सरकार भी, अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में सरकार के पास है, उसका किराया 2000 रुपये है, तो मार्केट रेट से तो मिलना ही चाहिए। तो हमने कहा जो सरकारी कब्जे भी हैं वो भी आप सौंप दीजिए और मुसलमान अपने हाथ से अपनी तकदीर लिख लेगा। तो ये लाइन को वायरल कर रहे हैं। जो मैंने लिस्ट दी है कि कहाँ कहाँ वक्फ की जायदाद को लूटा गया, ये कोई नहीं दिखा रहा। अब मैं उसको कट करके फिर डालूं, अभी तो रोज इंटरव्यू दे रहा हूं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये हम आपके लिए काम करेंगे, हम निश्चिंत रहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2013 में जब शाहनवाज हुसैन बोल रहे थे वक्फ बिल 2010 पे 30 मिनट बोले, तब शाहनवाज हुसैन जो कह रहे थे उसका जिस्ट ये था कि वक्फ की संपत्तियों को इंडिविजुअल लोगों ने भी कब्जा किया है और सरकारी एजेंसियों ने भी कब्जा किया है। आपने राज्यवार हर एक एजेंसी का डाटा दिया कि किसने कितना कब्जा किया, ठीक है? ये ऑथेंटिक डाटा है, ऑथेंटिक डाटा। पार्लियामेंट के फ्लोर पे किसी ने एतराज भी नहीं किया। आपने ये बात 2013 में कही। अब हम पिछले कुछ समय से एक नया नरेशन सुन रहे हैं। वो नरेशन है जो अभी आप भी बोल रहे थे कि वक्फ के लोग उठते हैं और किसी भी जमीन पे कहते हैं कि वक्फ की है ना? तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 2013 में जो शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि वक्फ की जमीनों को इंडिविजुअल्स भी कब्जा कर रहे हैं और सरकारें भी कब्जा कर रही हैं, या तो वो सही है, या जो अब नरेशन खड़ा किया जा रहा है कि वक्फ किसी भी जमीन पे दावा ठोक देती है, क्या सही है? दोनों में से क्या सही है? वक्फ की जमीन पर पहले कोई दावा ठोक देता था, और जैसे दिल्ली में भी DDA कई वक्फ की जायदाद थी। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ, आपको बता। जी मुझे पता है। आप सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी थे? जी, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी रहा हूँ। इस विषय के लिए आपने सही आदमी को बुलाया है। बिल्कुल, क्योंकि मैं 93 से 98 जब मदनलाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो मैं एक बहुत कम उम्र का सदस्य था और मैंने बहुत सी वक्फ की जायदाद को बचाया है उस वक्त। और इसको लूटने वालों को, जो कांग्रेसी बैठे रहते थे, उनका काम ही था ज़मीन का सौदा करो, मुकदमा जाके कोर्ट में हार जाओ, अंडर टेबल ले लो, यही काम हुआ। तो हम लोगों ने उस वक्त 93 से 98 में बहुत सी वक्फ की जायदाद बची। और उसमें आप दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से लेके महरौली चले जाइए, बहुत वक्फ की जायदाद है। मज़ारों पर कब्र तोड़ के लोगों ने घर बना लिया है। और वो नॉन मुस्लिम नहीं है, बहुत से मुस्लिम भी हैं जिनको अल्लाह से डर नहीं लगता। हम लोगों को तो खुदा से डर लगता है। हम तो लगता भाई कैसे ये सब किया होगा। और मैंने एक अपने स्पीच में कहा कि एक मस्जिद को गेस्ट हाउस में बदल दिया। जी। वो भी कहा, एक कूड़ेदान में भी बनाने का आपने कहा। एक वो इरविन कॉलेज में एक मस्जिद थी, उस पे उसको कूड़ादान बना दिया, वो भी मैंने जिक्र किया। तो अब मुझे लगता है कि मेरे अपना भाषण ही एक्स पे पोस्ट कर देना चाहिए या यूट्यूब पे फ्रेश डाउनलोड करके डाल देना चाहिए। तो हमने वही बातें कही थी, लेकिन वो जल्दी में लाए थे और ये लोग
इल्जाम लगाना उस चाहते समय थे हमने कि समर्थन किया था बिल का। नहीं, बिल का समर्थन पार्टी का निर्णय था, मेरे समर्थन करने से थोड़ी। नहीं, पार्टी की बात कर ऑन रहा हूं। बिहाफ ऑफ द पार्टी में उस वक्त बातचीत कर रहा था। उस बातचीत में हम लोगों ने कहा था इसमें बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन चलिए आप बिल लाए तो अच्छा है। आपने उस ऐसा समय नहीं कि कमियां नहीं गिनाई थी, आपने उस कमियां समय- गिनाने के बाद मजबूरी में सपोर्ट। आपने उस समय कहा था कि बिल में कमियां हैं, लेकिन हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है, ये तो आपने कहा था ना। उस समय बीजेपी ने समर्थन किया था। अब सम्राट चौधरी हैं, जो कि अभी बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ट्वीट है, कांग्रेस का खेल समझिए, उन्होंने वक्फ को सरकार से भी अधिक शक्तिशाली बनाया। वर्ष 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन किया, जिसमें वक्फ बोर्ड को कानून को दरकिनार कर अपनी मर्जी से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया। अब मैं आपसे ये सवाल उस पर एतराज किया था हमने, लेकिन वो उसका समर्थन किया तो सरकार बहुमत में थी। अभी विपक्ष के लोग हैं, हमारे बिल पर सपोर्ट भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। बहुमत से पास होता, उस टाइम में बहुमत था, उन्होंने पास किया, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, लेकिन तो पार्टी विरोध तो कर सकती थी ना। पार्टी ने समर्थन किया ऑन रिकॉर्ड। नहीं, और अभी आपके नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खेल किया, तो उस खेल में आप लोग भी शामिल हैं। हमने उसकी कमियां बताई थी। वो हाँ। कमियां कहाँ दूर हुई? अगर हमारी बात सब सही थी तो सारी कमियां दूर हो जाती। चलिए, ये दिलचस्प है। इसके आगे जो एक मामला है वो ये है कि अभी कुछ लोग, कुछ जो जिम्मेदार लोग हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने आए, और जी, और उसमें प्रधानमंत्री जी को हमने ये कहते हुए सुना कि वक्फ की समस्या को मैं बहुत लंबे सालों से स्टडी कर रहा हूं, और उसके बाद हमारी सरकार ये बिल लाई। मेरा सवाल ये है कि जब ये इस बिल की तैयारी हो रही थी, तो क्या शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जो नेता हैं पार्टी के, जिनको इस मामले की बहुत पहले से गहरी समझ होगी, आप लोगों से सलाह मशविरा हुआ? आप लोगों ने पार्टी को बताया? जेपीसी ने हमको बुलाया नहीं, तो हम कहाँ जबरदस्ती सलाह देने जाते। जेपीसी में जिन जिन को पार्टी को बुलाया, जो बाहर के लोग हैं बुलाए। हाँ। हमारी तो बिल ही हमारा है, पार्टी का ही है, तो हमारी तो जो बिल है वो हमारी भी सहमति थी उस पर, इसलिए हम सलाह देने क्यों जाते? नहीं, अरे भाई, इंडिविजुअल से नहीं लिया ना, ऑर्गेनाइजेशन से लिया। तो मेरी पार्टी कर रही थी, हम उस ड्राफ्ट को पढ़ रहे थे, तो एज ए प्रवक्ता मेरे पास तो वो ड्राफ्ट था ही, मुझे लगा अच्छा बन रहा है, तो इसलिए मैं कोई अपने नाम से नहीं दिया। मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने कोई सुझाव अपने नाम से नहीं दिया। पार्टी ने आप लोगों से संपर्क किया? बिल की जब बात हो रही थी तभी? जब बिल की बात हुई तो सारे प्रवक्ताओं को ब्रीफिंग हुई। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन, तो मुझे भी वो पूरी ड्राफ्ट स्पीच, मैंने उस पर कई डिबेट किए, तो पार्टी ने उपलब्ध कराया ही था। एक सवाल और है मेरा, ये सवाल नहीं है जो आप शुरू में कह भी रहे थे, इतना विवाद हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, आप जैसे नेता इतने लंबे समय से हैं, मैं आपसे चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, मैंने जो लिखा है वो यही है कि 2025 वक्फ बिल जो संशोधन है उसको लेकर के इतने विवाद हैं। मैं चाहता हूं शाहनवाज हुसैन ये जिम्मेदारी दें ऑन कैमरा कि ये जो बिल है, ये जो संशोधन है, इसके बाद किसी भी पुरानी मस्जिद को, किसी पुराने मदरसे को, किसी कब्रगाह को कब्जा नहीं किया जाएगा, ये जो डर है। और अगर ऐसा होगा तो शहनवाज हुसैन बतौर जिम्मेदार नेता इसके लिए लड़ेंगे। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं तो उनका कार्यकर्ता हूं, मेरी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। मैं अभी बीजेपी का सक्रिय सदस्य हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरी यही हैसियत है पार्टी में। उस नाते जो मेरे नेता ने कहा है वो कह रहा हूं, कोई भी वक्त की जायदाद न मस्जिद छीनेगी, न दरगाह, न कब्रिस्तान, न मज़ार, न खानका। ये तो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा है, और वो भी गारंटी के साथ कहता हूँ। मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ, आप जज्बाती मत बनिए, आप हर बार जज्बाती हो जाते हैं। जब इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हो रहा था, जिन्ना जज्बाती था उसने पूरे देश को बंटवा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चीख चीख कर कह रहे थे कि ये देश हमारा देश है, तुम अगर इसको छोड़कर जाओगे तो ये जामा मस्जिद की मीनारें तुम्हें रो रो कर बुला रही हैं, जामा मस्जिद के नीचे वो तकरीर है, ये तुम्हारे कब्रिस्तान, ये दरगाह, ये ख्वाजा अजमेरी की दरगाह, ये छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारे बाप दादा के मज़ार पर फातिहा पढ़ने वाला कौन आएगा। तब जिन्ना ने कहा कि हम नई जामा मस्जिद बनाएंगे, तब तो सब जा रहे थे, लेकिन मौलाना आज़ाद ने भी गाली सुनकर भी इस मुल्क में मुसलमानों के हित में और देश के हित में काम किया। हमारे आइडियल तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिन्ना हमारा आइडियल नहीं हो सकता। आज भी जिन्ना भेषी कई नेता हैं विपक्ष के, जो लोगों को समझा रहे हैं मुसलमानों तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे क्या दिक्कत हो गई? वो लोग तो नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बन रहे थे,
कांग्रेस और उनके कई दलों ने समझाना शुरू किया कि अगर मोदी आ जाएंगे तो मुसलमानों का हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। आज हिंदुस्तान में मोदी है 11 साल से, और मैं दावे के साथ कहता हूँ भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सर्वधर्म संभाव लेकर चल रहे हैं। और बाबा साहब का संविधान है, कोई कितना कुछ कह दे, अलग अलग मांग उठती रहती है, कोई बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, कोई और कोई नाम लेता है, लेकिन जब तक सबसे बड़े बाबा तो हैं बाबा साहब। अब बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें कभी बदलाव होने वाला नहीं है। जब तक ये धरती रहेगी बाबा साहब का संविधान रहेगा, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़े, पिछड़े, दलित, महादलित सबको बराबर का अधिकार देगा। हम भारतीय हैं, हमको मिलकर चलना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मैं मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आपको भड़काया गया, देश के बंटवारे के वक्त भड़काया गया, अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर वोट के लालची, वोट के सौदागर मुसलमानों को भड़काकर उनका वोट ढकारना चाहते हैं। और बिहार का चुनाव है, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वहां तो इफ्तार पार्टी को बैन कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा नीतीश कुमार की इफ्तार में नहीं जाना। मैं आऊंगा तादाद में मुस्लिम गए, उनका कॉल जो था वो फेल हो गया। बिहार पे पूरा एक सेक्शन है सर, मैं आऊंगा उस पर, चलते हैं उस पर। लेकिन एक 2013 वाला जो भाषण है उसमें एक दो चीजें और मुझे कहनी है। उसमें बड़ा दिलचस्प है कि आप भाषण दे रहे हैं और ओवैसी साहब बैठे हुए हैं और कुछ टोका टोकी होती है, तो आप ओवैसी साहब को बड़े ही संजीदा और अच्छे लहजे में कहते हैं कि आप इत्मीनान रखिए, आप जो बोलेंगे तो मैं आपको टोकूंगा नहीं, और वो मुस्कुरा करके रहते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो इस बिल का विरोध हो रहा है, तो चाहे वो संसद में हो, कोर्ट में हो, उसमें असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे हैं। आपकी बातचीत हुई इस दौरान? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी जी मेरे पार्लियामेंट के साथी रहे हैं, और मेरे भांजे हैं अली अशरफ फातिमी साहब, वो मुझे मामू कहते हैं। तो ओवैसी भी मुझे मामू कह के ही बुलाते हैं, पार्लियामेंट में मेरा नाम नहीं लेते थे। अच्छा। क्योंकि वो फातिमी के दोस्त थे, तो मैं उनका मामू था, तो मुझे मामू कहते हैं, मामू कोई तंजिया नहीं कहते। और जब मैंने पार्लियामेंट में बोला था तो उस वक्त कांग्रेस से मौलाना इसराउल हक बोले थे, असदुद्दीन ओवैसी बोले थे, और मैं बोला था। तो मेरी स्पीच की उस वक्त ओवैसी ने भी कोई उसमें एतराज़ नहीं किया था, और न किसी और ने किया था। तो अब उनको क्या समझाएं, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, उनको तो ये मिल गया, वो तो भड़काऊ भाईजान है, उनको मैंने नाम दिया भड़काऊ भाईजान। अच्छा। उनका काम है सिर्फ भड़काना। कोर्ट में भी चले गए, अब वहाँ जाके बैठ गए वकीलों के बीच में, उनको आता है वायरल कैसा हुआ जाए, कौन बयान दे दे, 15 मिनट बाकी है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते थे, अब बड़े ओवैसी भी बोलने लगा, उनका चेला चमचा भी बोलने लगा, मैं 15 मिनट वाला हूँ। विपक्ष तो हाँ, आप ही की तो बेटी बताता है। वो कहने लगे, और उनको लगा कोर्ट में चले गए, जैसे बड़े मुसलमानों के बड़े हमदर्द हैं, मुसलमानों के फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं। वक्फ की जायदाद जो है हैदराबाद में लूट की जो छूट हुई, ओवैसी साहब कहीं गए वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए। इनका पॉलिटिकल मकसद है, सिर्फ पॉलिटिकल है। ओवैसी साहब सिर्फ जानबूझकर ऐसी बात को लेकर आते हैं जिससे तनाव हो जाए। वो चाहते हैं, वो तो रजाकारों वाली पार्टी से आए, जो रजाकार थे, जो नहीं चाहते थे कि हैदराबाद हिंदुस्तान में मिले, उन्हीं के जो रूट हैं वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कोई इत्तेहाद की बात करते सुना आपने? नाम में है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन कुल हिंद झगड़ालू मुस्लिमीन। उनका काम है सिर्फ मुसलमानों को झगड़ा में फंसा देना। मैं उनसे कहता हूं, भाई ओवैसी साहब, अपनी राजनीति के लिए पूरे कौम को टकराव के रास्ते पर मत ले जाइए। आप जिस तरह, आप तो सिक्योरिटी मिल गई आपको, सीआरपीएफ कवर हैं, आपके लोग भी आपके साथ रहते हैं, हैदराबाद में माशाल्लाह अच्छे आलीशान मकान में भी आप रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन जो गरीब मुसलमान, उसको ये भड़काना बंद करें। और सीए पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काया था। आप कह रहे हैं ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे हैं? और क्या कर रहे हैं, यही काम कांग्रेस कर रही है। वो कांग्रेस की तो बी टीम है, और वो कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी साहब की स्थिति तो अजीब है। बीजेपी से क्या लेना देना? असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नदी के धारा के दो पार्ट हैं, हमारी उनको कहीं विचार मिलने वाले नहीं। चलिए 2013 में, लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बात सही है, बैरिस्टर हैं, बिल्कुल तैयारी करके आते हैं, अच्छा बोलते हैं। वो कांग्रेस के नेताओं की तरह सिर्फ लंबा लंबा भाषण नहीं करते, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो पढ़ लिख कर आते हैं और
कई चीज़ों को कमियां भी हमारी गिनाते हैं, लेकिन कई चीज़ें डिलिबरेटली जानबूझकर बोलते हैं ताकि लोगों के अंदर तनाव पैदा हो। 2013 वाले भाषण में ही लास्ट जब आप खत्म कर रहे हैं तो आपने एक शेर पढ़ा था, हमारा जख्म उन्हें कब शुमार करना है, करीब आकर बहाने से वार करना है। यही तो मैंने कांग्रेस के लिए कहा। यही शेर कुछ अब लोग अभी लोग पढ़ रहे हैं। हमारा जख्म कब उन्हें शुमार करना है, हमारे करीब आकर उनको वार करना है। ये तो मैंने तब कांग्रेस के लिए कहा था। आप कह रहे मैंने सपोर्ट किया, मैंने तो उनकी धज्जी उड़ा दी थी। अगर सपोर्ट तो हमने किया था, पार्टी ने सपोर्ट तो की थी। देखिए, बिल का ये बात तो हम ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। हमने तो ये भी अपने मैनिफेस्टो में भी 9 में डाला था कि वक्फ की जायदाद को बचाएंगे। देखिए, वक्फ की जायदाद को बचाना ये हम अपना फर्ज समझते थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल दी जिसको हमने अभी हटा दी है। हर बार पार्लियामेंट में कानून बदलता रहता है, जो चीज़ कमी थी उसको प्रैक्टिसिंग देखा कि ये ठीक नहीं है तो हटा दिया। कई अमेंडमेंट सरकार लाती है कि नहीं? अगर मोदी जी की सरकार कोई अमेंडमेंट लाई, अगर वाजपेयी जी के वक्त में भी थी, कोई बिल पास हुआ तो उसमें भी अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं? अमेंडमेंट तो होता रहेगा, ये तो प्रक्रिया है। अच्छा, बिहार चुनाव पे चले, बिहार पे चले, हम दोनों का गृह प्रदेश है। उसके पहले बस एक आखिरी सवाल वक्फ पे। जब जिस दिन लोकसभा में वक्फ बिल पे बहस हो रही थी, आप लोकसभा का हिस्सा नहीं थे, घर पे देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि आप उस दिन टेलीविजन तो जरूर देख रहे होंगे, बहस देख रहे होंगे। इकलौता मुस्लिम सांसद रहा हूँ 3 लोकसभा में, 13वीं, 14वीं, 15वीं। बिल्कुल। 16वीं लोकसभा में रह गया था और उसके बाद वो सीट हम लड़े नहीं लोकसभा। हाँ। तो मैंने पूरी डिबेट जो है देखिए, आपने जितना पार्लियामेंट में रह के एमपीज ने नहीं सुनी, उससे ज्यादा मैंने कोई डिबेट मिस नहीं की। तो ये जो वक्फ बिल पे जिस दिन बहस हो रही थी लोकसभा में, उस दिन आपको सबसे बढ़िया भाषण अमित शाह जी का, और राज्यसभा में नहीं। अब राज्यसभा में तो सब लोग बोले ही, वहां नड्डा जी अच्छा बोले। अच्छा। लेकिन मुझे पूरी डिबेट में अमित शाह जी ने जो बोला, मैं कहीं जाता हूं तो उन्हीं का भाषण लेकर जाता हूं। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अमित शाह का भाषण? नहीं, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भाषण नहीं दिया था। प्रधानमंत्री जी ने बाद में एक चैनल के कार्यक्रम में दिया, जहां मैं मौजूद था, मेरे सामने दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने बाहर बोला और बाहर में मैं शामिल था उनके उसमें मीटिंग में। अंदर में क्योंकि मैं एमपी नहीं था तो प्रधानमंत्री भी नहीं बोले। तो अमित शाह जी का जो भाषण था वो। अच्छा, आपको अखरा तो होगा कि वक्फ बिल पे बहस हो रही है। अगर आप उस समय लोकसभा में होते तो? नहीं होते तो बोलते ही चर्चा की शुरुआत ही करते। पहले भी चर्चा की शुरुआत मैंने की थी, बिल रखा था मिनिस्टर ने, फिर चर्चा की शुरुआत जो बीजेपी की तरफ से अपोजिशन करता है जी मैंने की थी। लेकिन हमारे लोगों ने, किरण रिजिजू ने भी अच्छा बोला, लेकिन अमित शाह जी का भाषण का कोई जवाब नहीं। आपको बहुत अच्छा लगा, वो तो सटीक लगा? मैं वो कागज लेके चलता हूँ उनके भाषण। अच्छा, चलिए बिहार चलते हैं। बहुत बादल छाए हुए हैं बिहार की। जब हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार 2025 जो चुनाव होगा उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, बीजेपी खेल कर देगी, बीजेपी महाराष्ट्र दोहरा देगी, तो क्या है आज क्लियर कर ही दीजिए शाहनवाज जी कि विधानसभा चुनाव के बाद आप लोगों के नेता नीतीश कुमार ही होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? देखिए, बिहार का सौभाग्य है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। जी, ये तो है। आप जब यहाँ पत्रकार के तौर पर आपने काम शुरू किया तब की आपकी सोच में और आज में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आपको अनुभव हो गया 20 साल। समय के साथ आदमी बढ़ता है। तो उसी तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार को रिकंस्ट्रक्शन किया है, पुनर्निर्माण किया है। आज बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क में किसी भी राज्य से बिहार आगे। बिहार में नौकरी और रोजगार भी मिला है। बिहार में जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो मैंने 17 इथेनॉल प्लांट बनाए, टेक्सटाइल पार्क बनाया, लेदर पार्क बनाया, अडानी का सीमेंट प्लांट लेकर आया, कई बोटलिंग प्लांट लेकर आया। बिहार को गोडाउन बनने नहीं दिया। हमने कहा बनाइए बिहार में और बेचिए बिहार में। आप पूरे देश में जाके दुनिया में मैंने प्रचार किया, क्योंकि बिहार का परसेप्शन बदलना था। और खुद नीतीश कुमार जी ने मेरी प्रशंसा कई बार मंच से की, और अभी भी मैं मिलता हूं तो कहते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया। अभी भी वो काम हो रहा है। लास्ट अभी उनसे मैं अभी 10 दिन पहले मिला था। क्या बातचीत हुई? खूब अच्छी बातचीत हुई। उस दिन वो मैं गया तो वो चाय नहीं पिला पाए क्योंकि मैं रोज़े से था, तो रमज़ान में ही मिला था उनसे। और बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद उनका रहता है। अभी सबसे मेहनती सुबह 7-8 किलोमीटर चलते हैं पैदल, फिर तैयार होते हैं, एकदम टाइम पे बैठ जाते हैं 9 बजे आके अपनी कुर्सी पर, दिन रात बिहार की सेवा में लगे, शाम तक मेहनत करते हैं। बिहार में जाड़े में
38 जिला में प्रगति यात्रा की उन्होंने, सब जगह गए, काम देखा, जो उसको नोट किया और जाके कैबिनेट से अप्रूव किया और काम शुरू करा दिया। तो नीतीश कुमार जैसा बेहतरीन व्यक्ति मिला हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार तो चिराग पासवान अलग लड़े थे तो कुछ सीटें तेजस्वी यादव को मिल गई थी, तो बड़े उसमें पम बाबू बन गए कि बाप रे बहुत सीट मिल गई। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बार सीट मिलने वाली नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार जी की क़यादत में लड़ेंगे, जीतेंगे और नीतीश कुमार की क़यादत में सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल यही उठता है, विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है कि नीतीश कुमार जी आए दिन उनके जो वीडियोस वायरल होते हैं, कौन से वीडियो पूछिए? हाँ, वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें वो मंच पे कुछ ऐसा कर देते हैं कि मतलब लोगों को समझ नहीं आता कि यहाँ पे ये एक्टिविटी क्यों, जैसे किसी का पैर छू लेना, किसी साथी नेता का, किसी महिला को बाह से पकड़ लेना। अरे नहीं साहब, तो वो उसके महिला बाद सवाल उठता है, महिला को अमित शाह जी के प्रोग्राम में पिता तुल्य हैं, वो फोटो में झिझक रही थी, मैं भी वही मानता हूं। सहयोग किया। यहाँ तो आपके दिल्ली में जाइएगा तो लोग हक करने लगते हैं एक दूसरे को जिनसे कोई रिश्ता भी ना हो। नीतीश कुमार जी एक बार कहे बेटा लाइन में ठीक से खड़ी हो जाओ, फोटो खिंचाओ, तो इस पर तेजस्वी यादव ने हंगामा कर दिया। क्या दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की सोच। अरे नीतीश कुमार की इतनी उम्र हो रही है, 75 से ऊपर है, और वो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसा सोचना। तेजस्वी यादव जब साथ थे तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे, मीठा मीठा गप गप, और तीता तीता थू थू। यहाँ बीजेपी भी तो वही करती है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ है तो अच्छे, बीजेपी तेजस्वी के साथ चले जाए तो बीजेपी भी बकिया हो वो तो हमारा नीतीश विपक्ष कुमार में के। रहते हुए फर्ज है, धर्म है, तो वही अगर वो जो फर्ज है। हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम उनकी बातों को कहेंगे, लेकिन बिलो द बेल्ट कमेंट कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर के, उसको लेकर के तो बीजेपी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था बिहार में। आप कह रहे नहीं किया? नहीं, रोने से लेकर के महिलाओं ने चूड़ी फोड़ने तक का। हमने कहा था कि देखिए जो वो सही था स्टेटमेंट। नहीं, देखिए जो किताब में सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है बच्चों को, साइंस में बायोलॉजी बायोलॉजी, हाँ, तो वो उन्होंने वो चैप्टर को पढ़ने की कोशिश की, उसको विधानसभा के फ्लोर पे रिवाइट करना चाहिए, और बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली तो मामला समाप्त हो गया। लेकिन सवाल आप लोगों से यही पूछा जाता है कि नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई है, अब उनको अरे आराम उम्र हो की गई तभी जरूरत तो है, और उम्र वाला ही तो बीजेपी आदमी चाहिए। और उसमें बीजेपी जबरदस्ती नरेंद्र मोदी को अगर मुख्यमंत्री का अनुभव, प्रधानमंत्री का अनुभव, तो देखिए 4 चांद देश में लग रहा है कि नहीं। आज वर्ल्ड लीडर है, विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई नेता है। और अगर कहिएगा कि कोई और नेता होगा तो उसको सीखने में वक्त लगेगा। 15 साल मुख्यमंत्री, 11 साल से प्रधानमंत्री, जो अनुभव है, अनुभव की कीमत है कि नहीं इस देश में। आपके यहाँ संपादक नया लड़का बनता है? नहीं, मतलब अनुभव के बाद ही बनता है। अनुभव ही नया लड़का भी बन सकता है लेकिन उसको अनुभव हो। नहीं, अनुभव तो काउंट होता है ना, कि वो मास कम्युनिकेशन से पास करके जामिया से आएगा और सीधे संपादक बन जाएगा। नहीं, उसको सीखना होगा, कैमरा कैसा होगा, डिजिटल क्या होगा, सवाल क्या होंगे, कैसे पूछा जाएगा, क्या जवाब दिया जाए। आपने जो आप इतने तीखे सवाल पूछ रहे हैं तो आपका अनुभव आपको काम आ रहा होगा ना, इतना आसान तो होता लेकिन अगर संपादक अनुभवी हो लेकिन वो थोड़ा सा बीमार दिखने लगे, थोड़ी कोई परेशानी। बीमार नहीं है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जितना नहीं चलते हैं उससे ज्यादा नीतीश कुमार वॉक करते हैं। तेजस्वी यादव का, अच्छा देखिए, तेजस्वी यादव अनुज है, हमारे छोटे हैं, मैं कोई सेहत पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं उम्र में बड़ा हूं उनसे। फिट हैं आप तो बहुत। और देखिए तेजस्वी यादव कितना खालते हैं भाई, कभी सावन में मीट बना रहे हैं, मीट खा रहे हैं, जबकि तेज प्रताप नहीं खा रहे, सलाह भी दे रहे हैं तेज प्रताप मत खाओ। तो उन्होंने अपनी सेहत कैसी कर ली। मुझे तो तेजस्वी यादव जी को सलाह है, जितना किलोमीटर नीतीश कुमार वॉक करते हैं, तेजस्वी जी आप बिहार के हैं, हम आपके हमदर्द हैं, आपको कहते ज़रा वॉक किया कीजिए, जिम जाया कीजिए, योगा कीजिए, मन शांत रहेगा, बड़ों की इज्जत सीखेंगे और नीतीश कुमार का अपमान बंद करेंगे। चलिए, चिराग पासवान का आपने जिक्र किया। चिराग पासवान ने अभी एक बयान दे दिया कि बिहार मुझे बुला रहा है ना। अब इसके बाद तो एकदम से हंगामा खड़ा हो गया कि अब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार में, सीटें आप लोगों से मांगेंगे। आप लोग क्या तय कर रहे हैं, कितनी सीटें? तो बिहार हमें भी बुला रहा है, रोज हम रहते, हमने शुरू में आपने मेरे से पूछा कि आप कितने दिन रहते हैं दिल्ली, तो 10 दिन दिल्ली रहते हैं, 20 दिन बिहार रहते हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हमारे जितने बिहार के नेता हैं वो 20 दिन से ज्यादा रहना पड़ेगा। और चिराग पासवान जी मंत्री हैं तो जिम्मेदारी यहाँ भी है। कैबिनेट तो महीने में
हफ्ते में एक कैबिनेट ही हो जाएगी, फिर मंत्रालय का भी काम करना है। और बिहार के वो पॉपुलर नेता है, तो बिहार क्यों नहीं बुलाएगा उनको? खबर ये है कि वो अपने लिए डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं और लगभग उनके एक नेता ने कहा कि 135 से 140 सीटों पर बीजेपी और एलजेपी को मिलकर के लड़ना चाहिए ताकि सरकार स्थिर हो। तो नीतीश कुमार कहां जाएंगे, कितनी सीटें देंगे? पता नहीं किसने कहा है, नहीं पता। मुझे लगता है इस बार मैं इतना कह सकता हूँ, नीतीश कुमार जी, बीजेपी, जेडीयू, मतलब उनकी पार्टी, मांझी जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, चिराग जी की पार्टी एकदम एकजुट है। इस बार 23 सीट पर रोकेंगे राजद को। 23 पे विपक्ष का नेता पद भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड करके रख लीजिए। रिकॉर्ड कर लिया है। 2010 में तो हम लोग जीते ही थे ना 200 के पार। इस बार भी 200 के पार जाएंगे। अच्छा, आप लोग नीतीश कुमार पर भरोसा कर पाते हैं कि, मतलब इंटरव्यू में मुझे नहीं पता आप क्या कहेंगे, लेकिन ऑफ कैमरा आपस में बातचीत तो होती होगी, क्योंकि मुझे याद है आप उद्योग मंत्री थे। कटसी है वो किसी में नहीं है। आप उद्योग मंत्री, बड़े बड़े नेताओं को जो पद मिलने के बाद गर्दन मोटा हो जाता है, उनको नीतीश कुमार जी की कटसी सीखनी चाहिए। मुझे आपका ट्वीट याद है, आप उद्योग मंत्री थे, पटना से दिल्ली आए थे और पटना से दिल्ली आने में 2 घंटा लगता है फ्लाइट से। उस 2 घंटा में सरकार बदल गई, आपका मंत्री पद चला गया था। नहीं, वो मैं सरकारी काम से आया था, यहाँ पे ऑफिस खोला था और मैं ऑन ड्यूटी मिनिस्टर था। मैं आया और जब लौटने लगा तब भी मैंने संयम से बयान दिया कि मेरे बयान की वजह से कहीं कोई पंगा न हो जाए। तो मैंने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छे से सरकार चल रही है। लेकिन जब मैं टेक ऑफ किया तब तक मैं उद्योग मंत्री था। अच्छा। अब बीच में वो चले गए गवर्नर हाउस। हाँ। जब मैं लैंड किया तो उन्होंने कहा कि सर आप सरकार बर्खास्त हो गई है पुरानी। किसने कहा आपसे? वहाँ जो स्टाफ आया था। अच्छा। अब आप उद्योग मंत्री नहीं हैं। तो मैंने कहा सरकारी गाड़ी ले जाओ। फिर प्राइवेट गाड़ी मंगाई एक दोस्त की, उस गाड़ी में बैठकर मैं अपने घर गया। तो ऐसे कैसे भरोसा कर पाएंगे आप लोग नीतीश कुमार का? वो लाख कहते हैं कि हम पाला नहीं बदलेंगे, लेकिन नीतीश हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। इसमें लोग एक बात और कहते हैं कि नीतीश पलटीबाज अगर हैं तो बीजेपी भी पलटीबाज है, आरजेडी भी पलटीबाज है, कि नीतीश जितनी बार जाना चाहे। पीके बोलते हैं, पीके बोलते हैं। हाँ, वो बोलते रहते हैं। वो उनको तो भाई स्ट्रेटजिस्ट हैं पॉलिटिकल पार्टी को। अब तो वो क्या भी चुनाव बोलना लड़ेंगे। चाहिए, नारा क्या लिखना चाहिए, पोस्टर कैसा लगाना चाहिए, यही काम ही करते थे। पीके को आप ही लोगों ने सेट किया ना बिहार में? हम लोगों ने क्या सेट किया? नीतीश कुमार जी के साथ आए थे। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं अमित शाह जी ने कहा था तो अपनी पार्टी में लिया था। नहीं, वो आए बातें बड़ी बड़ी करते हैं। गांधी की कर्मभूमि में कहते हैं शराब की नदियां बहा देंगे। अरे भाई पीके साहब, आप जब कहते हैं कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए और जब आपको चुनाव लड़ना होता है तब कहते हैं 40 मुसलमान को देंगे, ये क्या बात है भाई? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये सब नहीं कहना चाहिए। राजद को जरूर सोचना चाहिए कि 14% वोट यादव का है, 18% मुसलमान का है, और वही कहते हैं माई समीकरण है। तो फिर जब मंत्रिमंडल बनता है तो लालू यादव चीफ मिनिस्टर, राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जब मंत्री बनना है तो 8 यादव मंत्री और सिर्फ 4 मुसलमान मंत्री। तो जिसका वोट ज़्यादा है उसको क्यों नहीं देते? तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से कहा कि आप 50% टिकट दीजिए मुसलमानों को, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाइए मुसलमान को। मैं तेजस्वी यादव जी से कहता हूँ कि कम से कम यादव से 4% ज़्यादा टिकट तो दीजिए मुसलमानों को, अगर माई समीकरण है। या कह दीजिए कि आपका माई समीकरण नहीं है, मुसलमान सिर्फ आपका नारा लगाता रहेगा। वो कहते हैं कि बीजेपी तो टिकट ही नहीं देती, बीजेपी का कोई सांसद नहीं है, वक्फ बिल पे पूरी चर्चा हो गई है, एक मुस्लिम सांसद नहीं था बोलने के लिए। बीजेपी का नहीं है, बीजेपी के जो हिंदू नेता हैं वो तेजस्वी यादव से ज्यादा न्याय करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप तो मुस्लिम वोट के ठेकेदार बनते हैं ना, ठेकेदारी का टेंडर आपके पास है ना, तो जरा बताइए कि आप कितने लोगों को देने वाले हैं। चलिए, क्या ये मैं आपके इस पॉडकास्ट के जगह जरिए पूछ सकता हूं कि यादव से 4% ज्यादा टिकट अगर माई समीकरण है, हम तो धर्म के नाम पर टिकट नहीं बांटते हैं, हम इन चीजों को नहीं करने वाले, लेकिन अगर वो धर्म के नाम पे माई समीकरण कहते हैं तो क्या वो मुसलमानों को ज्यादा टिकट देने वाले हैं? या नेतृत्व मुसलमानों को देने वाले हैं? आप जो ये या खाली झोला उठवाएंगे, नारा लगवाएंगे? आप जो ये बात कह रहे हैं आपको डिफेंड करने में मुश्किल होगी। आगे जब मैं आपका एक वीडियो दिखाऊंगा उस समय पूछूंगा मैं। अभी आप मुझे ये बताइए शाहनवाज जी कि
आपका भविष्य क्या है? मतलब शाहनवाज जी अपना पॉलिटिक्स अब बिहार में देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, मतलब केंद्र की राजनीति में देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में देख रहे हैं? देखिए, मैं अभी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, इस नाते काम कर रहा हूँ। चुनाव है बिहार में। ऐसे में बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, 6 बार लोकसभा का टिकट दिया। मेरी पार्टी ने 6 विभाग का भारत सरकार का मंत्री बनाया। राज्य में भी हमको MLC बनाया 3 साल के लिए। उसके बाद 1.5 साल के लिए, करीब 1.25 साल हमको उद्योग मंत्री बनाया। जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने किया। अब पार्टी की अपेक्षा है मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करूं, तो मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा बिहार में। लेकिन शाहनवाज हुसैन जैसे अच्छा बोलने वाले, सुलझे हुए बोलने वाले व्यक्ति को लोकसभा में या विधानसभा में होना चाहिए ना, टिकट मिलना चाहिए। ये ऐसे तो सब लोग विधानसभा में होंगे। 14 करोड़ कार्यकर्ता है, हमारे मेंबर हैं, तो सब लोग विधानसभा में होंगे, सब लोग लोकसभा में होंगे। शाहनवाज हुसैन जितना काबिल नहीं है ना। मेरी पार्टी ने मेरे को हद से ज्यादा दिया है। अब मेरी पार्टी कुछ भी नहीं देगी तब भी मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम करूंगा, ये मैंने सोचा है। चलिए तो अब पीछे चलते हैं। 1998 में किशनगंज से आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे और हारे थे मेरे ख्याल से 6000 वोट से। 6000। वो आपका पहला चुनाव था क्या? पहला चुनाव था। जो उसके बारे में बताइए, क्योंकि पहला चुनाव बहुत दिलचस्प होता है, उसकी तैयारी, लड़ना। 4 दिसंबर 1997 को मैंने गोवध पे एक बड़ा प्रतिबंध का सम्मेलन किया था, युवा मुस्लिम सम्मेलन। अच्छा। जिसमें अटल जी आए थे, अडवाणी जी आए थे, सिकंदर बख्श साहब थे, उमा भारती जी की अध्यक्षता थी और मैं उसका संयोजक था। उस सम्मेलन के अंदर अटल जी आए, हमने वहाँ अच्छा भाषण किया और बहुत बड़ा सम्मेलन किया, इतना बड़ा कभी हुआ नहीं था। फिर वहाँ मुझे मेरी नेता उमा भारती जी ने कहा, अटल जी तेरे भाषण से बहुत प्रभावित हैं, कह रहे इसको लोकसभा लड़ाओ। लड़ेगा? मैंने कहा हाँ, जहाँ से लड़वा दीजिए दीदी। तो मैंने कहा सबसे मुश्किल सीट है किशनगंज, कभी बीजेपी जीती नहीं थी, मैंने बोल दिया। फिर मेरी पार्टी मुस्लिम बहुल सीट है, 70% मुस्लिम आबादी। तो उमा जी ने, मेरे पास फ़ोन नंबर भी नहीं था, PP नंबर पे फ़ोन किया, शाहनवाज तू कहाँ है? PP नंबर? प्राइवेट नंबर, पड़ोसी का नंबर। अच्छा। तो उस पर उन्होंने फ़ोन किया। मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था, मैं 1 बेडरूम फ्लैट में हौसरानी में रहता था। तो वहाँ हाजी ज़करिया साहब हैं, उनके नंबर पे फ़ोन आया, मैं गया तो उन्होंने कहा शाहनवाज तेरा टिकट हो गया है, तुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना। मैंने कहा दीदी मैंने तो मजाक में ही कह दिया था। तो उन्होंने किशनगंज से लड़वाया। कैलाशपति मिश्रा जी थे, गोविंदाचार्य प्रभारी थे और मैं 6000 वोट से रह गया। वो लालू जी का राज था जी। हमारे जो समर्थक के वोट थे वो डब्बे में पानी डाल दिया। टेरहागाछ ब्लॉक में हिंदू डोमिनेटेड इलाका था, तो उसमें जानबूझ के कि ये वोट तो शाहनवाज को मिला होगा, क्योंकि चारों उम्मीदवार मुसलमान थे। जो 4 ही उम्मीदवार थे, चारों मुस्लिम थे। और वहाँ बहुसंख्यक समाज का जो माइनॉरिटीज़ के हिंदू हैं, उनका 99% वोट हमें मिल रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था नया लड़का है, इन लोगों से अच्छा करेगा। तो वो बेईमानी से हरा है। फिर 99 में मैं लड़ा। उससे पहले मैं जब एक गम यही हो गया कि मेरी माँ जिंदा थी जब मैं 98 में लड़ा था। अच्छा। और जब वो मैं हार गया तो सबको कहा कि भाई ज़्यादा परेशान मत हुओ, अगली बार वो जीतेगा, मिनिस्टर भी बनेगा। माता जी ने कहा जी। और वो नमाज में सजदे में चली गई, सजदे में थी और रूह प्रवास कर गई। तो मेरी माँ बहुत बुजुर्ग थी, उनकी बड़ी दुआ थी। कितनी उम्र थी उनकी उसमें? बहुत कम, 55 उम्र होगी उनकी, कम ही उम्र थी, क्योंकि आज होती तो 75 की होती। तो मुझे कॉन्फिडेंस था, अम्मी ने कहा तो मैं जीतूंगा। मैं जीत गया। और जब जीत गया तो यकीनन हो सुशील मोदी को फ़ोन किया, 1999 में। हाँ। तो उन्होंने कहा सही में जीत गए हैं क्या? मैंने कहा अरे सही में जीत गए, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। फिर अडवाणी जी ने इंटरवेन किया, हमारी मिसेस ने बात की अडवाणी जी से, तो अडवाणी जी ने वहाँ इंटरवेन किया, भाई जीत गया तो सर्टिफिकेट दो। बड़ी मुश्किल से सर्टिफिकेट मिला और मैंने तस्लीमुद्दीन साहब को वहाँ पराजित किया। जी जी। और देखिए 75 साल में एक ही बार बीजेपी जीती है, जब मैं किशनगंज जीता हूँ। बिल्कुल। तो वो सीट हम जीत कर आए, भारत सरकार में मंत्री बने। पहली बार संसद पहुंचे तो कैसा लगा? क्योंकि आप समझिए कि बिहार का पहली बार मेरा जो शपथ है, मैं दिल्ली में रहता वो था, है वीडियो मेरे पास। युवा मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री था, तो मैं दिल्ली अशोक रोड लुटियन जोन को जानता था। अच्छा। इसलिए कोई बहुत भौचक्का होने वाली बात नहीं थी। मैं MP MLA को मिला हुआ था। अच्छा। और मैं जानता था सरकार चलती कैसे है। तो मैं पहली बार जब जीत के आया तो सीधे एयरपोर्ट से उमा भारती जी के यहाँ गया। अच्छा। मेरी गुरु है उमा भारती। तो उन्होंने मेरी आरती की, उन्होंने तिलक लगाया और उसके बाद कैलाशपति मिश्रा जी मिले। उन्होंने कहा शाहनवाज कहीं इधर उधर नहीं जाना, तुमको घर पे रहना। फिर मैं गया एक जगह, दीवान साहब
एक ट्रेलर है, लड़के ले गए कि साहब एक शेरवानी, बीजेपी का इकलौता मुस्लिम सांसद जीत के आया था, एक कुछ सिलवा लें कपड़े, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग थे, बस से में चलने वाले। और तो उसने कहा जी उमर अब्दुल्ला की शेरवानी सिल रही है, इससे सिल दूँ। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा साहब एमपी बने, 182 एमपी में एक ही मुस्लिम एमपी है जिनका नाम शाहनवाज हुसैन है, आपके यहाँ है। तो उन्होंने मेरा, वो मुल्तानी है, मेरी मिसेज़ भी मुल्तानी है जी। तो उनको बड़ा लगा हुआ दीवान साहब को, उन्होंने मेरी शेरवानी सिल दी। शेरवानी भी सिल गई, हम घर भी आ गए, 2 दिन पहले सिल गई शॉर्ट में, लेकिन कोई खबर नहीं आई। फिर हुकुमदेव यादव ने पूछा शाहनवाज तुझे कोई खबर आया? मैंने कहा मुझे तो कोई खबर नहीं आई। तो उन्होंने कहा रुक मैं पूछता हूँ। तो प्रधानमंत्री के यहाँ पूछा, मेरा नंबर दिया, तो प्रधानमंत्री के यहाँ से फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री बात करना चाहते थे लेकिन आपका नंबर नहीं था, तो इसलिए कल आपको शपथ लेना, क्या समय था वो भी नहीं, और आपको भारत सरकार का मंत्री बनना है। वेस्टर्न कोर्ट से 5 पास ले गए। तो मैं अपने पिताजी को ले गया, मेरी धर्मपत्नी साथ गई, और मेरे सुशील मोदी मेरे साथ गए शपथ ग्रहण समारोह में। फिर वहाँ उमा भारती जी मुझे अपनी कार में बैठा के जब मंत्रिमंडल के बैठक के बाद घर लेकर आई, तो वो मेरी सगी बहन से ज़्यादा है, मतलब उनका बहुत रोल है मेरे जीवन में। आप जब मंत्री थे या जब संसद में आप रहे जब तक, तब तक प्रधानमंत्री, मतलब ज़्यादातर समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, लाल कृष्ण आडवाणी आपके पीछे बैठे। मैं एक वीडियो देख रहा, आप शपथ ले रहे हैं बिल्कुल नए से, एकदम छरारा, अभी से भी, अभी जैसे ही आप शपथ ले रहे हैं, पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हैं, चंद्रशेखर जी विपक्ष में बैठते थे। उस समय के संसद का कुछ किस्सा बताइए ना। नहीं, मैं कैसे चलती थी उस समय का संसद, कैसे क्या था कि अब तो बहुत नए लोग जीत के आने लगे हैं, 25, 26, 30 में। मैं वहां पर जो जीत के आया था तो यंग आदमी एक ही थे। आप युवा मंत्री थे, युवा केंद्रीय युवा मंत्री खेल के तो भी मंत्री रहे, लेकिन वहाँ एक केंद्रीय मंत्री बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति सांसद थे आप। सांसद और भी थे, योगी आदित्यनाथ थे। तो मेरी योगी जी की दोस्ती तब की है, मेरे से भी कम उम्र में योगी आदित्यनाथ जी आए थे। अच्छा, तो उन्हीं से रिश्ता बन गया, बहुत स्नेह प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। और हमारे यहाँ फिर पहले मैंने शपथ लिया मंत्री का, बाद में संसद का शपथ लिया। फिर वो शेरवानी में मेरी शादी तो भाग के हुई थी, तो मैंने आऊंगा मैं उस पे, शेरवानी भी नहीं सिलवाई थी। तो मंत्री बना तभी शेरवानी हुई, तो बाद में मैं शेरवानी पहनने लगा। पार्लियामेंट में भी मेरी जो शुरू की तस्वीर मिलेगी वो शेरवानी में मिलेगी। और बहुत, आप समझिए, मुझे जो प्यार मिला पूरी पार्लियामेंट का, वो बहुत कम लोगों को नसीब में होगा। एकदम कम उम्र का, मैं तो बहुत पतला दुबला था तो और कम उम्र का दिखता था, और 29 साल की उम्र में भारत सरकार मंत्री बना। फिर अटल जी ने मुझे पहला फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनाया, तो मेरे जो कैबिनेट मंत्री थे वो अटल जी ही थे। उसके बाद मुझे खेल मामलों का मंत्री, शिक्षा का राज्य मंत्री, फिर मैं कोयला का इंडिपेंडेंट चार्ज स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना, फिर मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर बना, फिर टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा। उस समय बहस कैसी होती थी? मुझे इंडस्ट्री मिनिस्टर बिहार का बनाया जी। उस समय बहस होती थी लोकसभा में, कैसी होती थी आज की बहस और उस समय की बहस? आप अयोध्या वाली मेरी बहस सुन लीजिए, 43 मिनट का भाषण है, वो मेरी मेडन स्पीच है। और जब मैंने वो HRD मिनिस्टर के नाते, एमओएस के नाते बहस की थी, तो नारायण दत्त तिवारी जी ने अटल जी को कहा कि साहब क्या लड़का लेकर आए हो, इसने तो कमाल कर दिया, क्या बहस जीता। तो एक अखबार ने लिखा, ओहदा बड़ा शाहनवाज का, फल भाषण का या पुखराज का। क्या बात, क्योंकि मैंने एक नगीना पहना था तो लोगों को ये लगा। तो मेरे भाषण से प्रभावित होके मेरी पार्टी ने मुझे और प्रमोशन दिया जी। मैं पार्टी का 24 कैरेट का कार्यकर्ता हूँ, दिन रात ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करता हूँ। 1986 से बीजेपी में हूँ, जब 2 सांसद थे तब से हूँ। आज हमारे पूरा भारतीय जनता पार्टी तो आज वृक्ष बन गया। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कैसे, और जब जुड़े होंगे तो आसान तो नहीं रहा होगा? देखिए, मैं भी बीजेपी का वैसे ही क्रिटिक था जैसे आम मुसलमान कई बार क्रिटिक होते हैं। तो मैं आरिफ बेग साहब से मिला, उन्होंने मेरी, आरिफ बेग साहब, अच्छा, भोपाल से MP थे, बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, वो मेरे गुरु बने। उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी ज़िंदगी का, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया। फिर वो पार्टी से चले गए थे। उमा भारती जी ने गुरु का काम किया, सुषमा जी का, अटल जी का, आडवाणी जी का, जोशी जी का, प्रमोद महाजन जी का, अरुण जेटली जी का, पुराने लोग, बहुत आशीर्वाद रहता था। क्योंकि मैं छोटा था ना, तो मैं बहस कर लेता था, आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही है। पार्टी मेरे नखरे भी बर्दाश्त करती थी, क्योंकि मैं छोटा बच्चा ही था। जी जी। 29-30 साल की उम्र क्या होती है, और उस जमाने में
40 के नीचे कोई जीत के नहीं आता था उतना, सब लोग बड़ी उम्र के। मैं अपनी कैबिनेट में मेरे से यंग अनंत कुमार और सुषमा जी थे, वसुंधरा जी थी, यानी एज वो गैप था। चलिए अब तो आपके शुरुआती दौर में चलते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई और जन्म के बारे में। आपके गांव का नाम मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, बुजुर्ग द्वार, समस्तीपुर। बुजुर्ग द्वार जो है वो मेरे पिताजी का, दादाजी का गांव है। वहीं जन्म हुआ आपका? जी नहीं, हम वहाँ से, हम लोग, मेरे पिताजी टीचर हो गए, हम लोग सुपौल आ गए। अच्छा। तो अभी मेरा घर सुपौल में ही है। बुजुर्ग द्वार में भी गांव वाला घर है, हमारे चचा की फैमिली सब रहती है, और हमारे लिए तो सब घर हमारा ही। हम कई बार जाते हैं। डिजिटल संसद पे आपके जन्म स्थान की जगह पे यही इसी हाँ, गांव का जिक्र है। और मैं देखिए, मैं एक साधारण सुन्नी सैयद परिवार में पैदा हुआ। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे सैयद ताजुद्दीन मखदूम शाह, जिनका मज़ार बुजुर्ग द्वार में है, वहाँ मेरा आबाई वतन है। और हम सुपौल में, हमारी पहली से लेकर सारी शिक्षा सुपौल में हुई। मैट्रिक भी मैंने सुपौल से पास किया, और मैट्रिक में ही वहाँ करने के बाद मैं मुजफ्फरपुर आया, फिर दिल्ली आया। दिल्ली में पूसा में पढ़े? पूसा में पढ़े। ITI था क्या? देखिए, पूसा में पढ़े, उसके बाद उसी वक्त मेरी मुलाकात आरिफ बेग साहब से हो गई। तो पढ़ने के दौरान मैं बीजेपी को पढ़ने लगा, और बीजेपी को पढ़ने के लिए फिर मैं माइक्रो मिशन क्रॉन टीवी में मैंने काम किया। फिर माइक्रो मिशन कंट्रोल एक कंपनी थी, उसमें एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम किया। और फिर उसके बाद वहीं से 2 सब घंटे में ही मैं सेल्स इंजीनियर था वहाँ पहले, प्रोडक्शन इंजीनियर के बाद। तो मैं जाता था और अपना सामान बेच के आ जाता था। मतलब वो जो टाइमर था वो लगता था मशीनों में, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद हम फ्री हो जाते थे। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई जारी रखी, और फिर राजनीति में इतना रम गया, फिर बीच में मुझे रेणु जी मिल गई बस में। उसी टॉपिक पे मुझे आना है। जब वो, नहीं ऐसे मत जाइए, हल्के में मत जाइए, बस में मिल गई। तो फिर रेणु जी मिल गई और पार्टी मिल गई। पहले मुझे ये दोनों बताइए, लव 86 है। तो मुझे ये बताइए कि पार्टी के साथ प्रेम की शुरुआत तो हो गई, हमें पता चल गया, लेकिन व्यक्तिगत प्रेम कैसे शुरू हुआ? रेणु जी कैसे मिली, कहाँ मिली, स्थिर हो गए? बताइए, प्रेम का मामला है शाहनवाज जी। देखिए, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनका प्रेम क्यों? तो अब बच्चों को आपका प्रेम जानना चाहिए। नहीं, बड़ा हेजिटेट करता हूँ मैं कि उनके दोस्त क्या कहेंगे, तुम्हारे पापा अपनी लव स्टोरी सुना रहे थे। क्यों, क्या दिक्कत है? रेणु जी हमें बस में मिली थी, मैंने 2 बार सीट। यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुको। मुझे लगता है कि आज की तारीख में शाहनवाज जी ज्यादा प्रेम कहानियों की जरूरत है, प्रेम बहुत विकृत हो गया है, इसलिए सुनाइए। हाँ, कैसे मुलाकात हुई? चलिए। बस में मिली, उनको सीट नहीं मिल रही थी, मैंने उनको सीट दे दी। फिर दूसरे दिन लेट आई, वो अभी भी लेट रहती हैं, कई प्रोग्राम में जाता हूँ तो वो लेट पहुँचती है, लेकिन स्कूल टाइम पे जाती है। तो मैं उनको सीट दे दी, वो बैठ गई, फिर दूसरे दिन देगी, फिर अब सिलसिला हो गया। फिर अब जानबूझ के उसी बस में जाने लगे? हम तो उसी में जाते ही थे। अच्छा। तो वो बैठने लगी, अब बैठी ऐसा कि उठी नहीं अभी तक, तो बैठ गई तो बैठ गई। अब वो ज़िंदगी में है, अब शादी के 30 साल हो जाएंगे, अब 30वीं सालगिरह हम करेंगे, और फिर हम लोगों ने शादी कर ली। उस वक्त हमारे परिवार के लोग बैठी, आपने उनको बिठाया, आप दोनों में प्रेम हुआ। मुझे ये बताइए, 7 साल लगे शादी, प्रेम को शादी में बदलने में? 9वें साल में। और उमा जी बनी थी आपकी गारंटर? नहीं, उमा जी, मैंने दीदी को बताया कि मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने अडवाणी जी को ही बताया। शाहनवाज में युवा मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री था। फिर हमारी शादी हो गई। कैसे हुई? इतनी आसानी से तो नहीं हुई होगी। नहीं, हमने कर ली जब ऐसे ही। अच्छा, परिवार को न मेरा परिवार शामिल हुआ ना उनका परिवार शामिल। कहाँ हुई शादी? शादी हो गई। कहाँ? स्पेशल मैरिज एक्ट दिल्ली में? दिल्ली में हुई, कोर्ट मैरिज किया? हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट। अच्छा। और उसके बाद शादी हो गई। उनके घर वाले उनसे मिलते नहीं थे, बहुत साल नहीं मिले। मेरे घर वाले भी बहुत साल मेरे से रूठे ही रहे। अब शादी हो गई, अब वो रेणु है, मैं शाहनवाज हूँ। तो आप परिवार के लोग हो गए, मतलब वो उनके रेणु जी के परिवार के लोग? तो पूरा देश ही तैयार हो गया था, परिवार क्या। नहीं, लेकिन दिलचस्प ये है कि कितना बढ़िया समय था, आपको रेणु जी से प्रेम हो गया, आपने प्रेम का इजहार किया, शादी आपके पार्टी के नेताओं ने करवा दी, किसी ने लव जिहाद का जिक्र नहीं किया? नहीं, लव जिहाद तो हमने वर्ड सुना ही नहीं था उस वक्त। ये शब्द जब आपने सुना तो आपको क्या लगा? मतलब नहीं, हम तो लव किया ना हमने, हम लव जिहाद थोड़ी कर रहे थे। ऐसा थोड़ी था कि मेरे लिए रिश्ते नहीं थे। मेरी कम्युनिटी में बहुत रिश्ते थे। बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीर मेरी मम्मी भेजती थी। अम्मी कहती थी इससे कर लो, इससे कर लो। तो वो
मैंने उनको जिद किया कि नहीं, जिससे मोहब्बत करता हूँ उसी से शादी कर। तो शहनवाज हुसैन जिनकी जिंदगी में इतनी अच्छे से मोहब्बत आई, आप लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? मतलब ये एग्जिस्ट करता है? मुझे तो नहीं लगता। लव एग्जिस्ट करता है, लेकिन लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कोई प्लानिंग से कोई शादी करे, वो तरीका सही नहीं। बहुत सारी कहानियां आई हैं जो सही नहीं। मैं लव जिहाद के खिलाफ हूँ, लेकिन लव के खिलाफ नहीं है। आपके 2 बच्चे हैं? 2 बेटे। क्या नाम है उनका? अरबाज अदीब। क्या कर रहे हैं? अब वो एक लंदन में बैंकर है और एक दिल्ली में एक बड़ी कंपनी चलाता है। दोनों पॉलिटिक्स में उनकी कोई रुचि होगी नहीं मुझे लग अभी रहा है। तक तो नहीं है। अभी तो पापा ही जवान है, तो वो क्या, उनकी जरूरत नहीं है अभी शाहनवाज जी की जरूरत है देश को। अभी तो मैं जवान हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसके बाद मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, मात्र 4 वीडियोस हैं मेरे पास पुराने, और उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। अध्यक्ष महोदय, ये जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस की घटना के बारे में रेल मंत्री जी ने विवरण दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके अंदर 35 लोग मारे गए, और दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से 30 से ज़्यादा लोग में हमारे क्षेत्र के। हम लक्ष्मण सिंह कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते। मैं रेल मंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूं, और उन्होंने खुद कहा है कि वो 1 नंबर के मंत्री हैं। लालू जी के चुनाव प्रचार में वो भी कटिहार में थे और मैं भी कटिहार में था। तो रेल मंत्री जी से हम अपेक्षा करते थे, क्योंकि मैं सांसद था और सांसद के नाते हमारा ये अधिकार भी था कि रेल मंत्री तुरंत उस स्थान पर पहुंचते। लेकिन रेल मंत्री जी ने उस दिन राजनेता का धर्म ज़्यादा निभाया और रेल मंत्री का धर्म कम निभाया। इसमें ये मैं वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद अपने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है, और सोमनाथ चटर्जी जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते तो मैं पूरी चर्चा इस विषय पर करवा सकता हूं, ये विषय ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आज की तारीख में रेल एक्सीडेंट होते हैं, अगर रेल मंत्री से कोई इस्तीफा मांग ले तो सोशल मीडिया पे लोग उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं करने की क्या जरूरत है, रेल मंत्री को एक्सीडेंट में वहां का सांसद था और 35 लोग दब के मर गए, और रेलवे की लापरवाही थी सीधी, वो पुल ही गिर गया जिसको बना रहे थे। तो मैंने उनसे कहा था कि आपको रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। 2 ट्रेन की टक्कर हुई थी, नीतीश कुमार जी ने किशनगंज में ही इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा था, लेकिन लालू जी कहाँ छोड़ने वाले थे। मुझे भी लगा कि इनको छेड़ लिया जाए, छोड़ेंगे तो नहीं। तो अभी जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? नहीं, अभी जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं वो लापरवाही से नहीं हो रहे। कैसे हो रहे हैं? एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो बहुत बड़ी लापरवाही थी। दोनों में अंतर समझाइए थोड़ा। वो एक पुल था जिसको एहतियात से हटाना था, नहीं हटाया, वो गिर गया बोगी पे, 35 लोग दब गए, और सब मेरे इलाके के थे। मैं वहाँ का सांसद था, मुझे दर्द हुआ, दर्द में जबान पे आ गया कि इस्तीफा दे दो। ये देखिए एक वीडियो, ये पहले मुझे बताइए किस साल का है? शाहनवाज हुसैन, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के महबूब तय पाया है एतकाद रखूँगा, इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा, और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। कब का है ये? किस साल का है ये 99 का। 99 का है। तो आपने उस समय उर्दू में शपथ ली? उर्दू में ली। अभी इस बार 18वीं लोकसभा में जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने जब उर्दू में शपथ ली संभल सीट से, तो जो आपकी सहयोगी पार्टी है उसके अपना दल की जो सांसद है अनुप्रिया पटेल, वो लोकसभा में भड़क गई। उन्होंने कहा कि ये प्रथा नहीं है, इसको बदलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा। मेरे पार्टी के नेता थे, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने पूछा तुम्हारी मादरी जबान क्या है? मैंने कहा उर्दू है। बोले उर्दू में शपथ लो। और मैं आपको बता दूं, मैंने बिहार में जब इंडस्ट्री मिनिस्टर की शपथ ली मंत्री की, तब भी मैंने उर्दू में ली। MLC की शपथ जो भी मैंने ली, उर्दू में ली। मेरी मादरी जबान है, मैं उर्दू बोलता हूँ, उर्दू मिडिल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो ये भाषा है, खूबसूरत चीज है। नहीं, वो भाषा है, मैंने बोला उसको। हाँ हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत चीज है। मैं उर्दू ही बोलता हूँ, या तो मैं उर्दू अच्छी बोलता हूँ, हाँ, या मैथिली अच्छी बोलता हूँ। हाँ, जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो वीडियो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। ये नहीं, ये वीडियो देखिए, आपको याद है? मैं जानता हूँ उपाध्यक्ष महोदय कि मुझे बहुत ज्यादा टोका जाए, नहीं क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। 2000 ये मेरी मेडन स्पीच है। पहली बार संसद में मेरी आवाज
सुनी जा रही है उपाध्यक्ष महोदय। और मैं ये भी गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ से चुनाव जीता हूँ वो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता मेरे किशनगंज की बात करें, किशनगंज में रहते हैं। मैं वहां से चुनाव जीतकर ये 14/12/2000 को अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता उससे पहले मेरे यहाँ इफ्तार की दावत में आए थे। अयोध्या का जो कांड हुआ था उसको उन्होंने भावना का प्रकटीकरण कहा तो पार्लियामेंट नहीं चला। इसके बाद अटल जी ने हमको बोलने को कहा और मैं अच्छा बोला और मेरा प्रमोशन हो गया, मैं कोल का इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर हो गया। इस स्पीच की तारीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की और प्रमोद महाजन जी ने लिख के दिया था 100 सोनार की 1 लोहार की। लेकिन इसमें जो बात आप कह रहे हैं बहुत गर्व से, वो कह रहे हैं कि मैं अकेला बीजेपी का मुस्लिम सांसद। हाँ, तो मैं तो लगातार 3 लोकसभा में जनसंघ से लेकर भाजपा तक 13वीं 14वीं 15वीं लगातार 3 लोकसभा में कोई मुस्लिम समाज का बीजेपी का कार्यकर्ता जीत कर बीजेपी के सिंबल पर आया तो उसका नाम शाहनवाज हुसैनी है। लेकिन 2014 के बाद हम ये देखते हैं कि ये कहा जाने लगा कि बीजेपी मुस्लिम हिंदू नहीं करती है, एकदम जरूरत नहीं है कि सीटें दें, चुनाव लड़के आए सांसद। ये तो प्रतिनिधित्व का मामला है ना, मतलब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी होने चाहिए, मुस्लिम समुदाय के लोग भी होने चाहिए सत्ताधारी पार्टी की तरफ से। बाबा साहब ने मंत्री नहीं है, हाँ मुस्लिम देखिए समुदाय बाबा से। साहब ने कब लिखा कि संविधान इतने सांसद धर्म के नाम पर आरक्षण के पक्ष में हम नहीं है, कोई टैलेंटेड मुस्लिम होगा तो जरूर आगे बढ़ाएंगे। नहीं, आपने कहा था, ये आपको इस बात पे गर्व था ना? नहीं, मुझे था ही ना, मुझे क्यों नहीं गर्व होगा? तो वो अब क्यों नहीं है? अब वो सिलसिला क्यों टूट अब गया? मैं जीत के जाता तो मैं फिर गर्व करता। जब मैं ही हूं नहीं पार्लियामेंट में तो मैं क्या कहता? मैं तो अभी बाहर से ही सब कुछ कह रहा हूँ। चलिए, लोकसभा ये वो अमेंडमेंट बिल पहले भी पास कर चुकी ये है लॉ मिनिस्टर जो अभी हैं वो बैठे हुए हैं। हाँ, और और दिनेश सिंह बैठे जब हैं। ये इधर वैसे हैं ये amendment bill निशिकांत यहाँ पर दुबे। आया था मेरे मित्र हैं वो। तब संसद का उस सत्र का आखिरी दिन था और तत्कालीन मंत्री सलमान आखिरी दिन। खुर्शीद साहब माइनॉरिटी अफेयर के तो मिनिस्टर मैं ये पूछा था कि ये वाला जो है ये आपका वही वक्फ बहुत सारी कमियां हैं। जो 2013 में जो वक्फ पे जो बहस हुई थी उसमें आप बोल रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आगे शाहनवाज हुसैन को हम लोग कहाँ देखेंगे? मैं ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, बिहार में माफ करिएगा, देखेंगे। नहीं मतलब कहाँ के, विधानसभा में देखेंगे, संसद में देखेंगे? क्योंकि आपको बोलते हुए देखना ना अच्छा लगता है। मैं बताऊँ, पत्रकार ये बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, तो आपको कहाँ हम लोग देखने वाले हैं ये बता दीजिए। जहां बिहार विधानसभा लड़ रहे हैं, जहां मेरे नेता चाहेंगे आप मुझे वहां देखेंगे। ऐसे तो मैं बीजेपी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता अपने को मानता हूं। पूरी ईमानदारी से जितना मेरी पार्टी ने किया है मैं ईमानदारी से पार्टी के लिए देना चाहता हूं। मेरी पार्टी मेरी माँ की तरह है और उसकी खिदमत करना ये मेरा फ़र्ज़ है और उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए, मेरे हर सवाल को विस्तार से मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।